प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं गुप्तकालीन प्रशासन भाग 2। सबसे पहले बात करते हैं हम प्रांतीय प्रशासन की। जैसे कि आप जानते हैं, जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो जो हम बात करते हैं एक राज्य की, एक साम्राज्य की, तो एक चाहे राज्य साम्राज्य छोटा ही क्यों ना हो, लेकिन फिर भी जो सीधा प्रत्यक्ष शासन जहाँ राजा राजधानी में निवास करता है, वो जो केंद्रीय प्रशासन का जो भाग होता है वो सीधा राजा के अधीन होता है, और दूरस्थ जो भाग हैं उनमें राज्य की विभिन्न इकाइयों के रूप में वहाँ शासन स्थापित किया जाता है। अब यह अलग बात है कि किस काल में प्रांतों को क्या किस नाम से जाना जाता था, अमुक नाम से जाना जाता था, प्रांत छोटा होता था, बड़ा होता था, प्रांतीय अधिकारी की नाम, संज्ञा, पदनाम अलग अलग हो सकते हैं, सिस्टम और व्यवस्था एक जैसी ही होती थी। स्थानीय प्रशासन, प्रांतीय प्रशासन, तो ये प्रत्येक काल में एक सिस्टम व्यवस्था रही है। तो हम बात करें गुप्तकालीन जो प्रांतीय शासन प्रशासनिक जो व्यवस्था है उसकी, तो गुप्तकालीन जो प्रशासन था वो अनेक इकाइयों में विभाजित था, बटा हुआ था, और शासन की सबसे बड़ी जो इकाई थी वो था प्रांत। और प्रांत को जिस नाम से जाना जाता था वो था भुक्ति, देश अथवा भोग। ये प्रांत का नाम था भुक्ति, देश अथवा भोग। गुप्तकालीन शिलालेखों में तिरभुक्ति अर्थात तरहुत, पुंड्रवर्धन भुक्ति जो दिनाजपुर, राजशाही आदि, मगध भुक्ति आदि विविध भुक्तियों का उल्लेख हमें प्राप्त होता है। प्रांतीय शासकों की नियुक्ति सीधा स्वयं सम्राट करता था, क्योंकि इन पदों पर जो महत्वपूर्ण पद थे, जिम्मेदारी वाले थे, प्रांतीय शासक का जो महत्वपूर्ण पद था उन पर सम्राट अपने योग्य, विश्वास पात्र, महत्वपूर्ण जो शक्तिशाली थे, योग्य थे, वफादार थे, उनको ही इन पदों पर नियुक्त करता था। विशेषकर राज परिवार के सदस्यों को ही वहाँ पर नियुक्त किया जाता था। लेकिन राज परिवार में जो राजकुमार थे, युवराज थे, उनके अलावा भी जो राजा था, सम्राट था, उसके महत्वपूर्ण रिश्तेदार हो सकता है, उसका मित्र हो सकता है, वफादार हो सकता है, योग्य मंत्रियों को भी कभी कभी इन पदों पर नियुक्त किया जाता था। प्रांतीय जो शासक था उसको गुप्तकालीन जो लेख थे, अभिलेख हैं, उनमें गोप्ता, गोप, उपरिक महाराज, भौगिक अथवा लोकपाल के नाम से जाना जाता था। इन पदों पर गुणवान और उच्च कुल के संभ्रांत व्यक्तियों, राजकुमारों को ही नियुक्त किया जाता था। जो प्रांतीय शासक थे वो बाह्य आक्रमणों से, जो बाहरी आक्रमण थे उन प्रांतों की रक्षा करते थे, और आंतरिक जो विद्रोह थे उन विद्रोहों को दबाते थे, प्रजा की रक्षा करते थे, कर वसूल करने में योगदान देते थे, अपराधों पर नियंत्रण रखते थे, कर वसूल कर केंद्रीय कोष में जमा कराने की व्यवस्था करते थे, और युद्ध के अवसर पर सम्राट को सैनिक सहायता प्रदान करते थे। प्रांत की सुरक्षा के विचार के सभी गोप्ता उपरी को सामरिक रूप से सहायता देने के लिए सैनिक अधिकारी भी नियुक्त किए जाते थे। उपरी को सामरिक, जैसे सौराष्ट्र में प्रणदत्त को गोप्ता नियुक्त किए जाने के कुछ समय बाद सेनापति भट्टारक को सैनिक कार्यों के लिए सौराष्ट्र भेजा गया था। गुप्तों के समय में मंत्रियों की तरह उपरिक वंशानुगत भी हुआ करते थे। जितने भी शासन विभाग साम्राज्य की राजधानी में होते थे वो संभवतः सभी प्रांतों में भी हुआ करते थे। जैसे हम बात करते हैं गुप्त का, जैसे आप सल्तनत काल में पढ़ते हैं, जैसे सूबेदार है, या यूँ कहें कि बख्शी है, मीर बख्शी था, तो बख्शी केंद्र में भी होता था, प्रांत में भी होता था। जैसे संधि विग्रह के केंद्र में भी था तो प्रांत में भी था। यानी जो प्रांत शासकों को जो राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली थी, विशेषकर चाहे गुप्त काल हो चाहे मौर्य काल में, उनमें जो केंद्र में जो
अधिकारी वर्ग हुआ करता था, ज़्यादातर जो विभाग हुआ करते थे, मंत्रियों के पदनाम हुआ करते थे, वही बहुत कुछ परिवर्तनों के साथ प्रांतों में भी वही विभाग और मंत्री पद नाम हुआ करते थे। प्रांतीय शासन की रचना संभवतः केंद्रीय शासन के नमूने के आधार पर ही की गई थी। प्रांतीय शासक अपने अपने अधीनस्थ अधिकारियों की नियुक्ति किया करते थे। अब बात करते हैं जिला, जिले का शासन, अर्थात केंद्रीय शासन, प्रांतीय शासन और जिले का शासन। गुप्त काल में प्रत्येक प्रांत जिलों में विभाजित था और जिले को विषय के नाम से जाना जाता था। जैसे प्रांत को भुक्ति देश अथवा भोग कहते थे, उसी प्रकार गुप्त काल में जिले को विषय के नाम से जाना जाता था। एक भुक्ति के अंतर्गत कई विषय होते थे, यानी एक भुक्ति अर्थात एक प्रांत, उसके अधीन कई विषय अर्थात जिले हुआ करते थे। विषय के शासक को सामान्यतः विषयपति कहा जाता था, किंतु उसे कुमारामात्य अथवा आयुक्तक भी कहा जाता था और साधारणतया उसकी नियुक्ति गोप्ता और उपरी महाराज अथवा प्रांतपति ही नियुक्त करता था। यानी जो केंद्रीय प्रशासन का तीसरा स्तर था, विषय अर्थात जिला, जिले के अधिकारी की नियुक्ति केंद्रीय सम्राट नहीं करता था। ज़्यादातर कौन करता था? उपरी महाराज, गोप्ता यानी प्रांतीय शासक ही विषय, जिले के शासक यानी विषयपति की नियुक्ति करता था। कुछ उदाहरण ऐसे भी मिलते हैं जिनमें पता चलता है कि कभी कभी विषयपति की नियुक्ति राजनीतिक व सामरिक विशिष्टता को ध्यान में रखते हुए स्वयं सम्राट भी करता था। कोई महत्वपूर्ण विषय होता था, उसमें उसकी नियुक्ति सम्राट भी करता था। विषयपति का नगर कार्यालय अधिष्ठान अधिकरण कहा जाता था। दामोदरपुर के ताम्रपत्र से पता चलता है कि विषय के प्रशासन में विषयपति को सहायता या परामर्श देने के लिए एक महासमिति होती थी, जिसमें सभासद विषय महत्तर जिले के बड़े लोग कहलाते थे। इस महासमिति में निम्न सदस्य होते थे: नगर श्रेष्ठी, नगर का प्रधान सेठ अथवा श्रेणी प्रमुख। दूसरा था सार्तवाह, व्यापारियों के निगम या समिति का मुखिया। तीसरा था प्रथम कुलिक, प्रधान शिल्पी अथवा शिल्पी संघ का मुखिया। चौथा था प्रथम कायस्थ, प्रधान लेखक या मुख्य कर्णिक क्लर्क। पांचवा था पुस्तपाल, राजकीय कागज पत्रों को सुरक्षित रखने वाला अधिकारी। इन सभी अधिकारियों का कार्यकाल कम से कम 5 वर्ष अवश्य ही होता था। ये सभी अधिकारी चुने जाते थे या नामजद होते थे, इसकी जानकारी हमें प्राप्त नहीं होती है। विषय शासन में लोकमत का भी कुछ हाथ रहता था। विषयपति के अधीन दंडपाशिक अर्थात पुलिस कर्मचारी, चोरोद्धरणिक, खुफिया पुलिस, आरक्षाधिकृत, जनता के रक्षार्थ नियुक्त कर्मचारी और दंड नायक जिले की सेना का अधिकारी रहते थे। अब बात करते हैं स्थानीय प्रशासन यानी ग्राम शासन की। ग्राम उस समय के शासन, आप देखते हैं, आप जानते हैं कि चाहे कोई सा भी बड़ा राज्य हो, साम्राज्य हो, कितना भी विस्तृत और विशाल, ज़्यादातर हम देखते हैं प्रत्येक काल में प्रत्येक राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली रही हो, चाहे कोई भी रही हो, उसमें शासन की सबसे छोटी जो इकाई थी, सबसे नीचे की जो स्थानीय इकाई थी, वो ग्राम हुआ करते थे। गुप्त काल में भी राज्य की शासन की सबसे छोटी इकाई थी ग्राम। ग्राम का मुख्य अधिकारी ग्राम अध्यक्ष अथवा भोजक कहलाता था। गुप्त लेखों से ज्ञात होता है कि गांवों के शासन प्रबंध के लिए पंचमंडली अथवा 5 सदस्यों की एक पंचायत होती थी। दामोदरपुर ताम्रपत्र से विदित होता है कि गांवों के शासन के लिए जो पंचायत होती थी
उसके 73 गांव के मुख्य अथवा वृद्ध व्यक्ति, 8 कुलाधिपति, 8 कुलों के मुखिया, ग्रामिक, गांव का प्रबंधक, कुटुंबिन, कृषक आदि सदस्य होते थे। इस पंचायत के अधीन एक से अधिक गांव होते थे। ये गांव की सुरक्षा का ध्यान रखती थी और गांव वालों के मुकदमों का निर्णय भी करती थी तथा भूमि कर वसूल करके राजकीय कोष में, केंद्रीय कोष में जमा भी करवाती थी। ग्रामवासियों के सार्वजनिक हित के कार्य भी यही करती थी। ग्राम पंचायत के सदस्यों का निर्वाचन किस प्रकार से किया जाता था, इसके विवरण हमें प्राप्त नहीं होता है। संभवतः विभिन्न वर्गों के वयोवृद्ध, जो विभिन्न वर्ग थे उनके सबसे वयोवृद्ध बुजुर्ग जनों को अपनी आयु, अपने अनुभव और अपने चरित्र के कारण जनता में जो लोकप्रिय होते थे, लोकप्रिय प्रसिद्ध होते थे, प्रभावशाली थे, उनको लोकमत द्वारा ग्राम पंचायत का सदस्य मनोनीत किया जाता था। ग्राम शासन की सुविधा की दृष्टि से ग्राम पंचायत उपसमितियों का भी निर्माण करती थी। कृषि, उद्यान, सिंचाई, मंदिर आदि के प्रबंध के लिए विभिन्न भिन्न समितियां होती थी। गांवों की सीमाओं का निर्धारण प्राय दीवालों और नालियों द्वारा होता था। ग्राम पंचायतों को राज्य की ओर से सम्मानपूर्ण स्थिति प्राप्त थी। जैसा कि आप जानते हैं कि गुप्तकालीन जो व्यवस्था थी, प्रशासन था, वो विकेंद्रीकरण व्यवस्था पर आधारित था। मौर्य काल की भांति उसमें कठोर केंद्रीय नियंत्रण नहीं था। इसलिए स्वाभाविक है कि इन स्थानीय प्रशासन, पंचायतों, गांव के स्थानीय प्रशासन को काफ़ी स्वायत्तता और स्वतंत्रता रही होगी। अब बात करते हैं नगरों के प्रशासन की, शासन की। स्कंदगुप्त के जूनागढ़ लेख के वर्णन से ज्ञात होता है कि नगरों की सुरक्षा और प्रशासनिक व्यवस्था पर समुचित ध्यान दिया जाता था। नगर रक्षक अधिकारी का कर्तव्य नगर की समृद्धि बढ़ाना, नगर को मानवों से परिपूर्ण रखना, ब्राह्मणों के भगवत भजन तथा नगर को पापों और दुर्भिक्ष से मुक्त रखना था। वैन्यगुप्त के गुणेधर ताम्रपत्र के आधार पर श्री मुखर्जी का कहना है कि नगर का अध्यक्ष अथवा मेयर पुरपाल कहलाता था। पहाड़पुत्र ताम्रपत्र लेख में नगर के मुख्य अधिकारी को आर्य, नगर श्रेष्ठी और नगर पालिका कार्यालय की अधिष्ठान अधिकरण कहा गया है। अधिष्ठान अधिकरण अथवा नगर पालिका सभा में संभवतः 4 सदस्य होते थे। मुख्य पुरपाल या आर्य नगर श्रेष्ठी, सार्तवाह, प्रथम कुलिक तथा प्रथम कायस्थ। नगर पालिका को परिषद भी कहा जाता था। इस परिषद के कार्यों के बारे में पता नहीं चलता, किंतु भूमि का क्रय विक्रय, परिवर्तन आदि इन्हीं के माध्यम से होता था। शासन के जो प्रमुख भाग हैं उनकी हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।